पूरे प्रदेश में मनाया गया हिंदी दिवस। अलग अलग विषयों में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को सम्मान दिलाने केंद्र से किया गया निवेदन। विधानसभा भर्ती मामले में गठित कमेटी पर बोली विधानसभा स्पीकर, पारदर्शी रूप से काम कर रही कमेटी, जल्द कमेटी सौंपेगी स्पीकर को रिपोर्ट। पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कंडोलिया पार्क का किया निरीक्षण। कहा, गैरसैंण पहाड़ का प्रतीक, इसीलिए राजधानी की आवाज उठती रहनी चाहिए। धान की फसल पर विशेष रोग लगने से किसान परेशान, 50 से 70% फसल बर्बाद। किसानों के आगे गहराया रोजी रोटी का संकट। और चंपावत के मोनकांडा में दर्दनाक हादसा, शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल छात्रों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हिंदी दिवस के मौके पर देहरादून में भाषा संस्थान ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अरबी भाषा में अच्छे अंक हासिल करने वाले प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हिंदी मार्केटिंग की स्थिति में जो ग्लोबल संभावनाएं बन रही हैं, उससे भारतीय हिंदी अध्यापकों की डिमांड बढ़ रही है। राज्य सरकार ने हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी क्षेत्र में पुरस्कार देने की पहल की है, जिससे भाषाओं का उत्थान हो सके। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अभी आपने देखा, क्योंकि आज वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव और वन्यजीव संघर्ष को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में है। जंगल की आग को किस तरह बचाया जा सकता है, ये हमारी प्राथमिकता में है। जंगल को आम आदमी की आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये हमारी प्राथमिकता में है। इन सब को लेकर हम दीर्घकालीन नीतियां बना रहे हैं। और बांस का जो हमारा बैम्बो बोर्ड है, बैम्बो बोर्ड के माध्यम से भी बांस के एरिया एक्सपेंशन करके किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांस की खेती से जोड़ सके, ताकि उनकी आर्थिकी पर इसका असर पड़े। इसके लगातार सब लोग काम कर रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में खेल मंत्री ने अब तक हुए कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को 4% आरक्षण किस प्रकार से दिया जाए, न्याय ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा आगे बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार कई प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाली है। वहीं खेल विभाग स्पोर्ट्स कोटा को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिससे खिलाड़ियों को 4% स्पोर्ट्स कोटा का भी लाभ मिल सकेगा। युवा कल्याण के हमारे डायरेक्टर और हमारे युवा कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर और साथ में अन्य अधिकारीगण, उनके साथ में आज बैठक हुई है। और इस बैठक में आने वाले समय में जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, इसको लेकर एक समीक्षा की गई और कोशिश है कि न्याय पंचायत स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक में हम किस प्रकार से प्लान करके प्रतियोगिताएं की जा सकती हैं, उसकी तैयारी है। और साथ साथ में कुछ अन्य विषय, जिस प्रकार से हमारे को अपने खिलाड़ियों के लिए 4% कोटे की राह जो हमें खोलनी है, उसको लेके भी जो है आज समीक्षा की गई। विधानसभा में भर्ती को लेकर गठित कमेटी पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान सामने आया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। कमेटी लगातार काम कर रही है और जो भी कागजात उनको चाहिए वे मुहैया करवाए जाएं।
जा रहे हैं और इस मामले में जल्द एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज उन्हें चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक होगी। नवनियुक्त वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में चादर पोशी कर फूल पेश किए। उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। शादाब शम्स ने कहा कि दरगाह साबिर पाक पर दिए बयान को मीडिया में गलत ढंग से पेश किया गया। हमारी दरगाह में गहरी आस्था है, हमें कलियर और आसपास से बुराइयों को समाप्त करना है। बाबा साबिर पाक के आस्थाने पे आज हम खड़े हैं और पीरान कलियर विधानसभा का नाम है। पीरान कलियर एक जो कलियर है वो एक गांव का नाम है। मैंने कलियर की बात की है, मैंने आस्थाने की बात नहीं की। ये दरगाह शरीफ तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ, मेरा अपना अकीदा है इस साबिर पाक की दरगाह। यहाँ जब जब मैंने जो मांगा है वो हम सबको मिला है। कुछ लोग नासमझी की वजह से इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने दरगाह साबिर पाक के बारे में कुछ कहा है। दरगाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। पीरान कलियर एक विधानसभा का नाम है। ये जो बात कही गई ये विधानसभा के बारे में कही गई और मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर इस गंदगी को साफ करने की जरूरत है, जिस तरह की भी गंदगी यहाँ है। आईडीएच बिल्डिंग के समीप कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़े के पहाड़ लगे हैं। यहां लगभग 1 माह का कूड़ा एकत्रित हो गया है, जिससे अब महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही दुर्गंध फैलने से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। नगर निगम के रोक लगाने के बाद 1 महीने तक मसूरी के एकत्रित कूड़े को डंपिंग जोन पर ही रखा गया है। लगभग 450 टन कूड़ा यहां पड़ा हुआ है, लेकिन इसे वहां से हटाया नहीं गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास लैंड उपलब्ध नहीं है, बहुत थोड़ी सी लैंड है जिसपे हमारा अभी ये अगस्त के बाद का लीगेसी वेस्ट डंप हो रहा है। उसी जगह पे हमारा बायोमीथेन प्लांट भी लगना है और हमारा एमआरएफ सेंटर भी उस पर निर्मित होना है। उस लीगेसी वेस्ट को कराने के लिए हम जल्दी टेंडर कर रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को वहाँ से हटाया जाए। जो आज कल हमारा रोज़ का कूड़ा जा रहा है उसमें हमने एक कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रखा है कि वो वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करें। तो उनके सेग्रीगेट की कार्रवाई वो कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना हमारे पास लगभग 400 टन डंप पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। 1 तारीख से जो शीशमबाड़ा कूड़ा जा रहा था वो बंद कर दिया गया है और वर्तमान में हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। जो डेली का कूड़ा है उसका निस्तारण, उसमें नीचे में पिट्स बने हुए हैं 70 से 80 नगर पालिका के द्वारा ही, जिसमें गीले कूड़े के द्वारा खाद बनाया जा रहा है, सूखा अलग किया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो लाइगेसी, जो पुराना हमारा 1 महीने का स्टॉक बचा हुआ है, तो जैसे ही हमारा निरंतर वाला डेली और निस्तारण होगा तो हम इसमें भी फोकस करके इसको भी डिस्पोज करने के लिए प्रयास करेंगे। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले की जांच को लेकर युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इस रैली को नेता प्रतिपक्ष का समर्थन मिला है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के घोटालों की बात जिस प्रकार से उजागर हुई है, पुलिस छोटे छोटे लोगों को पकड़कर जेल में डाल देगी और जो असली भ्रष्टाचारी नेता हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नौजवान उत्तराखंड का युवा आंदोलन करने के लिए सड़क पर
आने के लिए मजबूर है। और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है और मेरा निश्चित रूप से मत है, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, चाहे अन्य विभागों की भर्तियां हों, इसमें भारी घोटाला हुआ है। हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, उनके देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो, तभी सच सामने आ पाएगा। जो यात्रा का रूट था उसमें विघटन पैदा करने का कार्य करा और उसके बाद कॉलेज बंद करा दिया और जो यूथ कॉलेज से आना था उसको वो ना है सड़कों पे ना दिखे, इतना भारी विरोध। ये सारी भर्ती की जो प्रक्रिया चली है और जिसको अनावृत करा है कांग्रेस ने शुरुआत करी इसको अनावृत करने में, और आज प्रदेश का युवा बागडोर संभालकर इसका नेतृत्व कर रहा है। तो हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारा सलाम है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ऋषिकेश के श्यामपुर, छिद्रवाला और गौहरी माफी के किसान फसल में लगने वाले रोग से परेशान हैं। धान की फसल में रोग लगने से करीब 70% फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका खेती से चलती है और फसल बर्बाद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग की ओर से फसल रोग और उसके निस्तारण के लिए सहायता नहीं मिली, जिससे उनकी फसल खराब हो गई। तो वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बौना रोग सुनने में आ रहा है, कभी पहले कभी बीमारी देखी नहीं है। ये बौना रोग इसको बताया जा रहा है, बौना रोग है और इसमें फसल पीली हो रही है, बालियां नहीं आ रही हैं। जो कुछ 10-5% बालियां पौधों में निकल रही हैं उनमें दाने बिल्कुल काले हैं और उसमें कोई दूध नहीं है, कुछ नहीं है। मैं लगभग 125 बीघा धान करता हूँ, मेरी लगभग 50-50 आधी फसल खत्म है, बची है उसमें भी 50 रोग में खत्म है, 50% उसमें बचा है। सरकार से चाहते हैं कि किसानों का बहुत दयनीय स्थिति है, पशुओं में लंपी रोग है, उससे स्थिति बहुत खराब है और खेतों में इस बौना रोग से फसल प्रभावित है, लगभग फसलें खत्म है। सरकार से चाहते हैं कि कुछ मदद हमारी करी जाए। जो हमने धान लगा रखा था वो उसमें बीमारियां लग गई और खेती खराब हो गया हमारा, उसमें एक भी जो है फसल नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए अब हमने ये सोचा कि इसको अभी फसल को बर्बाद किया तो बर्बाद कर दिया गया है। तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। हम लोग इसी से निर्भर रहते थे, इसी के ऊपर भी हम लोग जो है डिपेंड है। पूरा साल भर का हमारा जो खर्चा, जो राशन पानी है बच्चों के लिए है, अब ये पूरा साल का हमारा राशन बर्बाद हो चुका है। पौधे की जड़ गल गई और उसकी बढ़वार रुक गई और पौधा जो है इतना कमजोर है कि इसमें अब बाल आने वाली नहीं है। दूसरी है कि लगभग पूरे इलाके में जो है काफी किसानों का जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारा भी जो है ये कम से कम 8-9 बीघे में जो है ये बासमती थी, ये पूरी जल गई, खत्म हो गई। और इसमें हमारी जो लागत लगी हुई है, लागत यानी जो ट्रैक्टर का, हल का, खाद का, बीज का, वो भी नहीं निकलने वाला। और सरकार को चाहिए कि किसानों को जो है कम से कम इसका जो है उनको मुआवजा दे। ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल चंद्रेश्वर नगर का रहने वाला राजू अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल पहुंचा था। बच्ची को लगातार उल्टियां होने की शिकायत पर अस्पताल पहुंचे थे। स्थिति ज्यादा खराब होने पर भर्ती करने के बजाय दवाई देकर रवाना कर दिया गया। दूसरे दिन बच्ची की और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इलाज में देरी के चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। भर्ती कर लो तो करके भर्ती नहीं है, ले जाओ तुम लड़के तो दवा ले लो, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। करके नहीं, ये कर सुबह तो उल्टी कर रही है तो कहते नहीं सही है, सही है, लेके जाओ, दवा लेके जाओ, सुबह डॉक्टर आएगा ना तो सुबह लेके आना। नहीं भर्ती, उल्टी हो रहा था और बुखार था, मैं इमरजेंसी में ले आया तो डॉक्टर साहब ने भर्ती नहीं किया। मैंने भर्ती करने पर जोर भी दिया तो कहें कि ठीक है सुबह आके 6 नंबर में दिखा लेना, और 2 बोतल देके और घर भेज दिया। फिर हम लोग रात 5-6 उल्टी की, हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ आ गए। सलाइन 1 बोतल चढ़ा तभी ख़त्म हो गया, मतलब ये सुबह भी लेट हुआ।
तुरंत उपचार मिला होता तो सब बच गई थी। अब वो 2 घंटे लाइन लगाए, उसी में उसका उल्टी कर करके तो भर्ती नहीं किया गया, तो उसमें जांच करा जाएगी कि कारण स्थिति भर्ती करने लायक नहीं थी, या जो भी तरह की अगर दिक्कत थी तो फिर उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया, मतलब कि भर्ती करने लायक नहीं थी, है ना। तो जांच का विषय हो जाता नहीं होगी। इमरजेंसी में दिखाया तो पहले उसको नहीं है, यहाँ तो बताते ये रहेंगे 8:45 पे भर्ती है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी तो लाइन लगती नहीं है वैसे, जो ओपीडी है वो तो 8 बजे शुरू होती है ना वैसे भी, इस दौरान तो इमरजेंसी तो 24 घंटे रहती है। हिंदी दिवस के मौके पर कालाढूंगी के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी नाटकों सहित हिंदी भाषा में कविता, निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। मुख्य कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुआ। इस दौरान बच्चों को हिंदी का महत्व समझाया गया। हिंदी दिवस के दिन डॉक्टर राजेंद्र सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। उन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कराने के लिए प्रयास किया है। इसलिए पढ़ी क्योंकि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम अपनी माँ के मुंह से भी सुनते हैं, और भारत में लगभग, उत्तर भारत में तो पूरी तरीके से, और लगभग 70-80% लोग हिंदी बोलते हैं। हम हिंदी बोल के या हिंदी को अपना के थोड़ा सा हम पिछड़ापन जैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसको दिवस के रूप में या इसके प्रचार प्रसार के लिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसको जाने, क्योंकि विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे होते हैं, कार्यालयों में इसका अधिक से अधिक प्रयोग हो, और बच्चे अगर बोलेंगे तो घर में अपने अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, है ना, और भाषा मजबूत हो। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोनकांदा के जर्जर शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि काफी समय से छात्र और अभिभावक क्षतिग्रस्त शौचालय को फिर से बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे अनसुना कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीण और अभिभावकों में आक्रोश है। हमारे कई अन्य विद्यालय भी है, मैं मानता हूँ सभी का एक जो हमारी तकनीकी प्रक्रिया होती है उसके तहत थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने सभी विद्यालयों को, जर्जर भवन को, उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम कर रहे हैं उसमें। अब लेकिन हमारी अब आगे प्राथमिकता होगी कि जल्दी से जल्दी इसमें सारे भवन को इस तरह जो चिन्हित करके तत्काल उसको विलंबनीय रूप से उनको ध्वस्त भवनों को ध्वस्तीकरण उनका किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जिसमें कि 14 बच्चे अध्ययनरत हैं, इसमें से 8 बच्चे आज उपस्थित थे। दिन में जब इंटरवल का टाइम था तो 10:40 पे एक पुराना शौचालय बना हुआ था, जिसमें संभवतः बच्चे जो है लुका छुपी का गेम खेलने के लिए उसके अंदर चले गए और अचानक जो है वो छत ध्वस्त हो गई और जिसके मलबे से दबने के कारण एक बच्चे की, हमारे चंदन सिंह की, मौके पर ही डेथ हो गई है, जिसकी कि पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। उसका पोस्टमार्टम हम यहाँ जो राजकीय हमारा चिकित्सालय है पार्टी, वहीं पर उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद में बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। 5 बच्चे में से हमारे 4 बच्चे थोड़ा सा गंभीर घायल थे, स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा बताई गई है, तो उनको एक प्रिकॉशन के तौर पर लोहाघाट CSC में भेजा गया है। एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें 200 तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना और रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बच्चे हैं। लेकिन इसमें जो घटना हुई है, यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था, जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो घायल हैं, बट वो स्वस्थ हैं, ऐसी कोई क्रिटिकल स्टेट में नहीं। चंपावत में पैराग्लाइडिंग सीखने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी युवाओं को फ्री ट्रेनिंग देने जा रही है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने इसे लेकर कहा कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग के ऑफिस में फ्री ट्रेनिंग को लेकर सारी जानकारी ली जा सकती है। ये ट्रेनिंग झुमाधुरी और बाणासुर के किले में सिखाई जाएगी। साइट विकसित करने के लिए कार्य इस समय गतिमान है। इसके अलावा हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई गई थी कि हम पैराग्लाइडिंग की चंपावत की ट्रेनिंग दिलवाएंगे।
तो इससे मेरी सभी युवाओं से अपील है कि अगर किसी को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण चाहिए पर्यटन विभाग के माध्यम से, तो वो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इसमें पर्यटन विभाग द्वारा निःशुल्क इसमें लोगों की इसमें मदद की जाएगी। इसके अलावा अभी हमारा कोरिडेक झील बन गई है, तो अभी हम यहाँ पर बोटिंग शुरू करा रहे हैं। इसके अलावा श्यामला ताल में 12 साल बाद हम फिर से दोबारा से बोटिंग रीइंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्रशिक्षण देने के बाद इनको हम अपनी वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के माध्यम से प्रेरित करेंगे कि हमारे माध्यम से ये सब्सिडाइज फाइनेंस लोन लेके ये पैराग्लाइडर्स इक्विपमेंट खरीदें, ताकि हमारी सक्सेस स्टोरी बने कि इनको हमने ट्रेनिंग दी, इसके बाद इनको हमने फाइनेंस कराया, बाद में इनको हमने परमिट दिला के इनसे एक्टिविटी शुरू करवाई। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी चंपावत के ग्राम कुल्लीठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही अटल टिंकरिंग लैब का भी निरीक्षण किया। विद्यालय के बच्चों से रूबरू होकर अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से सीखे जा रहे नवीनीकरण गुणों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय के बच्चों से कहा कि ये सुविधा इस विद्यालय में उन्हें प्राप्त हुई है, जो कि उनके कौशल विकास के साथ ही जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है। डीएम भंडारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि आसपास के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी इस लैब में समय समय पर भ्रमण कराकर विभिन्न आधुनिक गतिविधियों से उन्हें भी लाभ प्रदान करें और प्रशिक्षित करें। लैब में हमने अपने सर हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, हर चीज़ हमें एक प्यार से और से समझाते हैं। हमने यहाँ 3D में वो घर बनाना, कप बनाना, और यहाँ सर्किट में हमने बहुत सारी वहाँ प्रयोग करे हैं, और हमने एक रोबोटिक गाड़ी भी बनाई है उधर, और सर हमें गेम बनाना सिखा रहे हैं। वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, जो पूरे स्टेट में एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है। उसमें नीति आयोग के द्वारा, और जो वहाँ पे 3D मॉडल, अगर आप कहेंगे 3D प्रिंटिंग मशीन, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। तो ये हमारा एक अच्छा इंफ्रा है, और उसमें बच्चे खुद 3D प्रिंट कर रहे हैं, कप बना रहे हैं और 3D में घर बना रहे हैं। तो वो आप जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाता है कि हमारे सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगा राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में करीब 7 ग्राम पंचायतों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। विद्यालय में प्रवक्ताओं की कमी के चलते काफी संख्या में छात्र इस विद्यालय से नाम कटाकर दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से विद्यालय में प्रवक्ता के पद खाली पड़े हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज़्यादा परेशानी है हर चीज़ की, विद्यालयों की, पानी की और सुविधाओं की। बहुत ज़्यादा सड़क अगर बनी है तो यहाँ सब झाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। स्कूल हैं तो वहाँ ना शिक्षक हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और शिक्षक बहुत कम है। वो बेचारे भी क्या करते हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत परेशानी है। इसलिए सब पलायन बाहर को हो रहा है, सब बाहर को चले जा रहे हैं। जनसंख्या यहाँ की घटती चली जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझे कोई भी मुख्यमंत्री या डीएम या सीएम सर जो भी हों, मतलब इन लोगों से सबसे निवेदन है कि कम से कम यहाँ का विकास किया जाए। से 3.8 करोड़ के लगभग सिर्फ स्कूल के इंफ्रा के लिए रखा गया है, जिसमें 80 स्कूल के इंफ्रा लिया गया है। इसके अलावा 100 स्कूलों की रूपांतरण का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करके गए हैं, तो उसकी फंडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा सेल से होगी। और ऐसे ही जो बाकी स्कूल्स हैं, उसका जैसे स्वजल है, और उनसे हम कन्वर्जेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। नरेगा में भी हमारे पास पैसा है, तो इन सब से कन्वर्जेंस करके हम चाह रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि 2025 तक जितना हम अच्छा कर पाए इस जनपद को, उतना अच्छा यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज करें, और उस संबंध में हमारा निरंतर प्रयास जारी। ऋषिकेश तीर्थ नगरी के भरत विहार में राज्य सरकार की भूमि पर प्रशासन ने सरकारी भूमि का बोर्ड लगा दिया है। प्रशासन सरकारी भूमि पर ताबड़तोड़ कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है। खबर है कि इस भूमि पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी प्रशासन जल्द शासन को भेज सकता है। साथ ही इस भूमि के चारों तरफ तार बाड़
लगाने का प्रस्ताव भी देहरादून जिलाधिकारी को भेजने की तैयारी कर रहा है। स्थानीय प्रशासन जल्द ही तार बाड़ का प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी को भेजकर बजट की मांग कर सकता है, जिससे भारत विहार की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त रह सके। मामले में एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए 7 निर्माणाधीन भवनों को सील कर प्लॉटिंग ध्वस्त की थी। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन सरकारी भूमि पर जल्द तार बाड़ करेगा। इसके साथ ही इस भूमि पर बने 7 भवनों पर नगर निगम द्वारा बेदखली का वाद भी न्यायालय में दायर किया जाएगा। तो बता दें कि भूमि पर बने 7 भवनों पर नगर निगम बेदखली का वाद भी न्यायालय में दायर करेगा और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही बता दें कि पूर्व में इस भूमि को कुंभ की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर प्लॉटिंग और अवैध निर्माण की शिकायत पहले भी मिली थी, जिस पर प्रशासन ने एमडीडीए को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।